ओम। यस सर। ये तो लग ही नहीं रहा है। व्हाइट बोर्ड डालते हैं तो उसमें कहता है कि प्रॉब्लम है कि क्या। जब देखो डाल रहे हैं न्यू व्हाइट बोर्ड तो लिखता है कनेक्शन एरर, अनेबल टू लोड दिस व्हाइट बोर्ड। सर तो आपका फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा होगा फिर। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हम्म। तो मोबाइल इससे भी हो सकता है, नेटवर्क हॉट स्पॉट से। सर हॉटस्पॉट से अगर आप कनेक्ट करके रखें तो हो इसलिए हो सकता है दिक्कत हो रहा हो। हाँ, अगर आपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है तो शायद इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं हॉट स्पॉट से करके देखें, शो कर रहे हैं, यही तो जनरल जो आता है उससे है, वाईफाई से। ट्राई करिए सर, नहीं होगा तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं मतलब। हाँ, ट्राई होगा, नहीं अगर होता है हॉटस्पॉट से तो हम लोग ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं तब तक। जिस पर ऐसे अभी डार्क में हम्म। कैसे एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड न्यू बोर्ड करते हैं तो कहता है अनेबल टू लोड। हम लोग आज पढ़ रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटीज इन पर्टिकुलर। क्वेश्चन है व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटी इन पर्टिकुलर। हम्म। तो कहता है कि व्हेन यू बाई ए शेयर ऑफ ए कंपनी यू बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ द इन दैट कंपनी। शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विटी। जो शेयर बोलते हैं उसको इक्विटी भी बोलते हैं। हम्म। इक्विटीज हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज द वैल्यू ओवर टाइम। इक्विटी हम्म। का ये पोटेंशियल होता है कि समय के साथ साथ उसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। रिसर्च स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट द इक्विटी रिटर्न्स हैव outperform the returns of most of other forms of investment in the long run। रिसर्च करके देख के ये बता रहा है कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हुआ है इक्विटी, क्योंकि हम्म। इक्विटी का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है। और हम्म। इसलिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग रन में प्रेफर किया जाता है। इन्वेस्टर्स बाई इक्विटी शेयर और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स बिकॉज, क्यों क्यों खरीदता है लोग इसको? तो नंबर वन है, इक्विटीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट रिवार्डिंग। इक्विटी जो है वो मोस्ट रिवार्डिंग है। हम्म। इक्विटी क्या है? मोस्ट रिवॉर्डिंग। मोस्ट रिवार्डिंग है। इक्विटी मोस्ट रिवार्डिंग है। तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सिर्फ आपका वो कैमरा। हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, तो बस इसी पर पढ़ा देते हैं, लिखना नहीं है, कुछ गड़बड़ है भीतर। तो क्वेश्चन उठता है कि इक्विटी, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत तरह का है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इक्विटी। और इक्विटी का ही दूसरा नाम क्या होता है? शेयर्स। हम्म। कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड इक्विटी, तो तुम कहोगे कि शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी और इक्विटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज शेयर्स। सो शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विटी। कहता है कि इक्विटी आर कंसिडर्ड द मोस्ट रिवार्डिंग। इक्विटी इज कंसिडर्ड एज मोस्ट रिवार्डिंग। क्यों मोस्ट रिवार्डिंग है? when compared with other investment option if held over a long duration। लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं
तब आप पाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको लाभकारी, अधिक से अधिक आपको प्रॉफिट दिलाने वाला अगर कोई है इंस्ट्रूमेंट तो वो है इक्विटी। हम्म। Research studies have proved that investment in some shares with a longer tenure का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो yielded superior return than other investment. The average annual return of the stock market over the period of last 15 years, if one takes the Nifty index as the benchmark to compute the returns, has been around 16%. कह रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करें एवरेज एनुअल रिटर्न का स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल पीछे से देखें, 15 years बैक, तो इफ वन टेक्स निफ्टी इंडेक्स एज द बेंचमार्क टू कंप्यूट द रिटर्न हैज बीन अराउंड 16%. However, this does not mean all equity investment would guarantee similar high return. Equities are high risk investment. Though higher the risk, higher the potential return. Higher risk also indicates that investors stand to lose some or all his investment amount if prices move unfavorable. One needs to study equity market and stocks in which investments are being made carefully before investing. कह रहा है कि इक्विटी गारंटीड है कि बहुत ज्यादा उसमें रिटर्न आएगा, लेकिन कह रहा है कि उसमें हायर रिस्क है, हायर पोटेंशियल रिटर्न है तो हायर रिस्क भी है, और रूल भी है कि नो रिस्क नो गेन, हायर रिस्क हायर गेन, हायर पोटेंशियल रिस्क. तो वन नीड्स टू स्टडी इक्विटी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट in which investment are being made carefully before investing. तुम अपना कॉपी खोले हुए हो किताब का? हाँ सर। हाँ, अब तुम बोलो तो इतने बात को. ये वाले क्वेश्चन है ना कि व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटी सर? हाँ, यही बोलना है. When you buy a share of a company, you become a shareholder in that company. Shares are also known as equities. Equities have the potential to increase in value over time. Research studies have proved that the equity returns have outperformed the returns of most other forms of investments in the long term. Investors buy equity shares or equity based mutual funds because, number one, equities are considered the most rewarding when compared to other investment options if held over a long duration. And number two, research studies have proved that investments in some shares with a longer tenure of investment have yielded far superior returns than any other investment. The average annual return of the stock market over the period of the last 15 years, if one takes the Nifty index as the benchmark to compute the returns, has been around 16%. However, this does not mean all equity investments would guarantee similar high returns. Equities are high risk investments. Though higher the risk, higher the potential returns. High risk also indicates that the investor stands to lose some or all his investment amount if prices move unfavorably. One needs to study equity markets and stocks in which investments are being made carefully before investing. ओके. अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटीज इन इंडिया? इफ वी टेक द निफ्टी इंडेक्स को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है. लास्ट 15 ईयर्स में इसी को लोग चुनता है कि 15 साल में इसका वैल्यू बढ़ता चला गया है. तो कहता है कि इफ वी टेक द निफ्टी इंडेक्स रिटर्न्स फॉर द पास्ट 15 years, इंडियन स्टॉक मार्केट हैज रिटर्न about 16% to investors on an average in terms of increase in the share prices or capital appreciation annually. मतलब कि 16%, 16% जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न है ऑन एन एवरेज. अब कहता है बिसाइड्स दैट एन एवरेज स्टॉक्स हैव पेड 1.5% डिविडेंड एनुअली. एवरेज स्टॉक जो है 1.5% डिविडेंड एनुअली. डिविडेंड इज ए
percentage of face value of a share. I am Hmm. repeating. वो पूछेगा what is dividend? तो dividend is a percentage of the face value of a share that a company returns to the shareholders from its annual profit. Compared to most other forms of investment, investing in equity shares offers the highest rate of return if invested over a long duration. शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन होता है, अगर छोड़ दोगे तो लॉन्ग रन में तुम देखोगे तुम्हारा 10,000 है तो 30,000 पर पहुंच जाएगा। Hmm. लेकिन बीच में चेक करोगे, देखो 10,000 घट के हो गया है 5,000, अब उसी में Hmm. फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, रोने लगे, रुपया निकाल ले तो नहीं। यू हैव टू बियर द रिस्क। अब इस पैराग्राफ को तुम पढ़ो। व्हाट हैज बीन द एवरेज रिटर्न ऑफ इक्विटी इन इंडिया? 16%। ठीक है, बोलो। Hmm. If we take the Nifty index returns for past 15 years, Indian stock market has returned about 16% to investors on an average in terms of increase in share prices or capital appreciation annually. Besides that, on average, stocks have paid 1.5% dividend annually. Dividend is a percentage of the face value of a share that a company returns to its shareholders from its annual profits. Compared to most of the other forms of investments, investing in equity shares offers the highest rate of return if invested over a long duration. Okay, that's all right. Next is which are the factors that influence the price of a stock? मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो कौन कौन से तत्वों से प्रभावित होता है? तो हर चीज का होता है फैक्टर की, किससे प्रभावित होता है। स्कूल में अच्छे टीचर रहेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट होगा, लड़का अच्छा रहेगा तो अच्छा इफेक्ट होगा, प्रिंसिपल ठीक रहेगा तब अच्छा होगा, गार्ड ठीक रहेगा तब अच्छा होगा। गार्ड जो है तो बंद कर दिया है स्कूल को और चला गया, वो बच्चा भीतर में बंदे रह गया, 1 महीना के बाद खुला तो बच्चा डेड पाया गया। तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है उसमें, आप छोटे फैक्टर बड़े फैक्टर को नहीं, सबको इक्वली देखना है। तो कहता है कि what has been the average what are the factors that influence the price of a stock? So broadly there are two factors. Number one, a stock specific. Number one, a stock specific. Number two, market specific. मतलब स्टॉक आपका किस क्वालिटी का है, और दूसरा है मार्केट स्पेसिफिक, कौन सा मार्केट है आपका। A stock specific factor is related to the people's expectation about the company. Expectation about the company. अब तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो एक्सपेक्टेशन तुम्हारा मम्मी का, पापा का, टीचर का, स्कूल का होगा कि ही विल टॉप द लिस्ट। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो पीपुल्स एक्सपेक्टेशन है अबाउट द कंपनी। अब ये कंपनी बिहार में भी खुला था, लारा कंपनी, बताए थे ना? लारा मतलब क्या बताए थे? लालू और राबड़ी। राबड़ी। तो कंपनी बना भी, डूब भी गया, आई सब जो है फंसा हुआ है केस में। तो कंपनी ऐसा ना जैसे तुम कोई शेयर खरीदने जा रहे हो और शेयर अगर टाटा का है तो तुम्हारे भीतर में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस है। अभी अभी जो है टाटा है, बिरला है। बिरला का नाम अब कम सुन रहा है, लेकिन अडानी, अंबानी, ये सब का नाम बहुत सुन रहा है। टाटा का भी नाम सुन रहा है, बिरला का भी अपना एस्टेब्लिश्ड है। तो कहता है कि स्टॉक स्पेसिफिक, किसका स्टॉक है, ये आपके फ्यूचर अर्निंग की कैपेसिटी को, फाइनेंशियल हेल्थ को, मैनेजमेंट को, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को और मार्केटिंग स्किल को, ये सबको दिखलाता है। तो क्या बोला जाएगा कि ब्रॉडली देयर आर टू फैक्टर्स, स्टॉक स्पेसिफिक एंड मार्केट स्पेसिफिक। The stock specific factor is related to the people's expectation about the company, its future returns, capacity, financial health and management, level of technology and marketing skills. On the other hand, the market specific factor is influenced by the investors' sentiment,
investor sentiment towards the stock market as a whole. The factor depends on the environment rather than the performance of any particular company. Events favorable to an economy, political and regulatory environment, like high economic growth, friendly budget, a stable government can fuel euphoria in the investors. Investors को प्रभावित करेगा, उसको खरीदने के लिए बाध्य कर देगा। किस बात से? अगर उस कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन ठीक हो, उसका कंट्री का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ठीक हो, उसके मार्केट में बूम दो होता है, बूम एंड स्लम्प जो होता है, माने बूम हुआ कि भाग रहा है ऊपर, है ना, और स्लम्प हुआ कि घट जाना, तो वो है। फिर अगर ये सब रहा तो फैक्टर्स डिपेंड करेगा। मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर में इन्वेस्टर सेंटिमेंट टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट इज एज ए होल, स्टॉक मार्केट एज ए होल देखेगा। वो होल करने का मतलब क्या हुआ कि किस फेवरेबल इकोनॉमी का है। अब अमेरिका का कोई स्टॉक है तो उस पर डाउट नहीं करेगा, इंग्लैंड का है तो डाउट नहीं करेगा, लेकिन अब लाड़ा कंपनी का है तो उस पर डाउट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। हाँ करेगा सर। तो ये चीज कह रहा है कि मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो इकोनॉमी होगा, पॉलिटिकल कंडीशन होगा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा, हाई रिजल्टिंग है, बूम है कि मार्केट में स्लम है, ये होगा। और अगर अनफेवरेबल इवेंट्स है जैसे कि वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, कम्युनल राइट्स, लो, हाँ बोलिए। जोर से बोलिए, कौन बोली? हाँ आ रही। किससे? हाँ, शेयर परचेज किया था। हाँ, बात कीजिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ ओम, तुम बोलो। हाँ सर। Broadly, there are two influencer, no factors influencing price of stock. उसी को बोलो ना, मार्केट स्पेसिफिक है। वही बोल रहा हूँ सर। और पूरा Broadly, there are two factors. उस Stock पूरे को specific. बोलो ना, पूरे को बोलो, उस सेक्शन को। Which are the factors that influence the price of a stock? Broadly, there are two factors. Number one, stock specific, and number two, market ये specific. के बारे में पूछ रहा है। The stock specific factor is related to people's expectation about the company, its future earnings capacity, financial health and management, level of technology, and marketing skills. The market specific factor is influenced by the investor's sentiments towards the stock market as a whole. This factor depends on the environment rather than the performance of any particular economic growth. Friendly budget, stable government, etc. can fuel euphoria in the investors, resulting in a boom in the market. On the other hand, unfavorable events like war, economic crisis, communal riots, minority government, etc., depress the market irrespective of certain companies performing well. However, the effect of market specific factors is generally short term. Despite ups and downs, price of a stock in the long run gets stabilized based on stock specific factors. Therefore, a prudent advice to all investors is to analyze and invest and not speculate in shares. Which one is more important, stock specific or market specific?
सर स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा होगा बिकॉज मार्केट स्पेसिफिक जनरली शॉर्ट टर्म होगा ना। विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि मार्केट जो है वो तो बहुत सारा फैक्टर है जो कि कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। अब राइट हो गया या वार हो गया, ये सब का होगा। मेन है फोकस किस पर देगा पहले? मार्केट स्पेसिफिक पर। और उससे अगर सेटिस्फाइड हो गया तब वो जांच करेगा फेवरेबल, ये स्टॉक स्पेसिफिक को पहले देख लेगा। अगर उस पर ओके हो गया देन वो मार्केट स्पेसिफिक देखेगा। लेकिन मार्केट स्पेसिफिक भी महत्वपूर्ण है। अब पाकिस्तान का शेयर होगा वो कोई खरीदेगा भाई इंडिया में? कंपनी अगर पाकिस्तान की है और कंपनी अगर अमेरिका की है, उसके शेयर को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बोथ आर इम्पोर्टेंट। क्लियर है बात? हाँ सर। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म है, व्हाट इज मींट बाय द टर्म्स ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक। स्टॉक को दो तरह से डिफाइन करते हैं, ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक। इन द इन्वेस्टमेंट world, we come across forms such as growth stock, value stocks, etc. Companies whose potential for growth in sales and earning are excellent, are growing factor than the companies in the market, and the stock in the same industry are called as growth stock. These companies usually pay little or no dividend, instead of prefer to reinvest in other profits of the business। कह रहा है कि इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड we come across terms such as growth stocks, value stocks, etc. Companies whose potential for growth in sales and earnings are excellent, are giving faster than the companies in the market, or the stocks in the same industry are called growth stocks. These companies usually pay little or no dividends, instead prefer to reinvest profits in their business for further expansion। कह रहा है कि ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक जो है, दो टर्म इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। Companies whose potential for growth in sale earnings are excellent are growing faster than the companies in the market and other stocks in the same industry are called growth stock। मतलब कहता ग्रोथ स्टॉक का मतलब हुआ कि जो भी कंपनी है उसका सेल्स का ग्रोथ या अर्निंग्स का ग्रोथ एक्सेलेंट है तो उसको कहा जाएगा फास्ट ग्रोइंग, और इसी को कहा जाएगा ग्रोथ स्टॉक। और अदर टर्म है वैल्यू स्टॉक। तो वैल्यू स्टॉक का मतलब क्या है कि हिडन वैल्यू है ये। द टास्क हियर इज टू लुक फॉर स्टॉक्स एंड हैव बीन ओवरलुक्ड बाय अदर इन्वेस्टर्स व्हिच मे हैव ए हिडन वैल्यू। द कंपनीज may have been beaten down in prices because of some bad events, or maybe an industry that is not fancied by most investors। However, even a investors, inventory, subsidies, and so on, many buildings, real estate, ये सब एसेट देखता है। अगर वो मान लीजिए ठीक है
तो many of these assets have been at value. At the value में the value investors tend to purchase a company's stock usually based on relationship between the current market price of the company and certain business fundamental. Like equation है इसका P/E ratio. P/E ratio का मतलब हो गया being a certain absolute limit, dividend yield over the limit. The total sale a certain level relative to the company's market capitalization or market value. कह रहा है कि स्टॉक का वैल्यू स्टॉक क्या होगा, ये हिडन वैल्यू है। ये मान लीजिए आपका काम ठीक चल रहा है लेकिन इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया तो उसका असर उस पर होगा। वैल्यू इन्वेस्टर्स जो है लुक टू बाई स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड। जो अंडर वैल्यूड रहता है उसको लोग खरीदता है कि कम दाम पर मिल जाएगा, एंड then hold those stock until the rest of the market realize the real value of the company's asset. Current market price of the company and certain business fundamental. तो price by earning ratio, P/E ratio. अब इसको तुम पढ़ो तो जरा वैल्यू स्टॉक को। हाँ सर. What is meant by the terms growth stock and value stock? So in the investment world, we come across terms such as growth stocks, value stocks, etc. Companies whose potential for growth in sales and earnings are excellent are growing faster than other companies in the market or other stocks in the same industry are called the growth stocks. These companies usually pay little or no dividends and instead prefer to reinvest their profits in their businesses for further expansion. Value stocks. The task here is to look for stocks that have been overlooked by other investors and which may have a hidden value. These companies may have been beaten down in price because of some bad event or maybe in an industry that's not fancied by most investors. However, even a company that has seen its stock the price decline still has assets to its name: buildings, real estate, inventories, subsidiaries, and so on. Many of these assets still have value, yet the value may not be reflected in the stock's price. Value investors look to buy stocks that are undervalued and then hold those stocks until the rest of the market realizes the real value of the company's assets. The value investors tend to purchase a company's stock usually based on relationships between the current market price of the company and certain business fundamentals. They like P by E ratio being below a certain absolute limit, dividend yields above a certain absolute limit, total sales at a certain level relative to the company's market capitalization or market value, etc. सर एक डाउट है, हाँ, ये P by E रेशियो क्या होता है? पी हुआ प्राइस ऑफ द मार्केट में, जो प्राइस है कमोडिटी का है, जो भी एसेट्स है उसका। ई हो गया अर्निंग। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रोथ एंड स्टॉक हुआ उसका। वन इक्वी हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर्स। कह रहा है कैसे कोई आदमी इक्विटी शेयर्स को खरीद पाएगा। तो यू में सब्सक्राइब टू इशूज मेड बाय कॉर्पोरेट इन ए प्राइमरी मार्केट। शेयर खरीदने का कहाँ जगह है? वेयर डू बाई शेयर्स इन ए प्राइमरी मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट. और बिका हुआ जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट में रीसेलिंग होता है, ओरिजिनल जो फर्स्ट है। तो यू मे सब्सक्राइब टू issues made by corporates in primary market. In the primary market, resources are mobilized by the corporates through fresh public issue, IPO. पहली बार जो बाजार में आता है उसको क्या बोला जाता है? IPO। पहले से अखबार में निकलने लगता है कि IPO इस डेट को निकलेगा, इस डेट को बंद हो जाएगा, और अलर्ट रहता है और लोग उसको खरीदता है। तो IPO पहला तरीका है। IPO प्राइमरी मार्केट वाला क्या करता है, फ्रेश इशू अगर मान लीजिए
फ्रेश पब्लिक इशू निकालना है तो आईपीओ उसका निकालता है। और अगर प्राइम और दूसरा है कि थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑल्टरनेटिवली यू मे परचेज शेयर्स फ्रॉम ए सेकेंडरी मार्केट। और लास्ट में जो नहीं खरीदा वो उसी चीज को शेयर मार्केट में थोड़ा ज्यादा दाम पर आप खरीदेगा। टू बाई एंड सेल securities, you should approach a SEBI registered trading member, broker of a recognized stock। अब इसको पढ़ो, ये ठीक है। हाँ sir. How can one acquire equity shares? You may subscribe to issues made by corporates in the primary market. In the primary market, resources are mobilized by the corporates through fresh public issues or IPOs or through private placements. Alternately, you may purchase shares from the secondary market. To buy and sell securities, you should approach a SEBI registered trading member or broker of a recognized stock exchange. Okay. Next is what bid and ask price. What is bid and ask price? Bid टर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है। Bid is the buyer's price. बायर जो बोलेगा वो bid कहलाएगा। The bid is a buyer price and it is this price that you need to know when you have to tell a stock, when you have to sell a stock. But the rate by price at which there is a ready buyer for a stock which you intend to sell. तो bid क्या है? The bid is buyer's price, ठीक है? और it is this price that you need to know when you have to sell a stock. Bid price कब होता है? जब तुम अपना शेयर बेचना चाहते हो। शेयर तुम बेचना चाहते हो तब तुम बिड करोगे। बिड करना मतलब क्या हुआ? बायर्स प्राइस। बिड करना मतलब क्या हुआ? बोलो। Buyer's price. बायर्स प्राइस। और तब होगा जब तुम बेचना चाहोगे। Sir, ask price. तो अब अगर हमको स्टॉक बेचना है तो हम कुछ प्राइस उसका अपना बताएंगे। तो वो हो गया बिड। बिड हो गया बायर प्राइस। कब होता है? तो बायर प्राइस इज दैट प्राइस यू नीड टू नो व्हेन यू हैव टू सेल ए स्टॉक। जब तुमको बेचना है तो तुम ऐसा प्राइस बोलोगे तो उस प्राइस का नाम होगा कि बिड कर रहे हैं, बायर्स प्राइस। दूसरा है आस्क। आस्क इन्वर्टेड कॉमा में आस्क। बिड भी इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, आस्क उसका इन्वर्टेड कॉमा। आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब ऑफर प्राइस। आस्क प्राइस मतलब क्या हुआ? ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस का मतलब क्या होगा? व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग। दिस इज द रेट बाय प्राइस at which there is a seller ready to sell his stock. The seller will sell his stock if he gets the equated ask price. अब बायर जो बेचेगा उसको वो क्या करेगा? बिड करेगा। और सेलर जो बेचेगा उसका क्या होगा? आस्क प्राइस होगा। आस्क प्राइस। आस्क प्राइस वह प्राइस है जिसमें कि बायर जो है when you are buying, अगर बाई कर रहे हो तो रेट हमको जानना है कि भाई कितना में दोगे। तो आस्क का मतलब ऑफर। ऑफर प्राइस ही बोल सकते हो। आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस। आस्क प्राइस जो है तो प्राइस दो तरह का हो गया। बिड हो गया एक, हो गया आस्क हो गया। बिड हो गया बायर्स प्राइस और आस्क हो गया सेलर्स प्राइस। आस्क आस्क क्या हो गया? ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस मतलब यू आर सेलिंग। ask or offer is what you need to know when you are buying. That is, this is the rate oblique price at which there is seller ready to sell his stock. कोई सेलर है अपने स्टॉक को रेडी है बेचने के लिए।
तो वो प्राइस को बोला जाएगा आस्क प्राइस, बोला इतना प्राइस पर हम बेच देंगे। आप पहला वाला बिड जो है वो बायर्स प्राइस है। इन दिस प्राइस यू नीड टू नो व्हेन यू हैव टू सेल ए स्टॉक। Bid is the rate by price at which there is that is ready buyer for the stock which you intended to sell. रेडी बायर है स्टॉक लेने के लिए जो तुम बेचना चाहते हो। तो बेचना दोनों में इंटेंट टू सेल। तो बायर प्राइस और ऑफर प्राइस को कहेंगे सेलर्स प्राइस, जो आस्क प्राइस। There are two types of price. The bid is the buyer price and ask is offer price or ask price. डिफरेंस क्या हो गया? बिड सर प्राइस एक जो, बायर हाँ, एक में बायर है, दूसरे में सेलर। सेलर है। और उसमें वो टेबल बना के दिए हुआ है और एक आंकड़ा दिए हुआ है कि 1000 है तो प्राइस इतना है, तो इतना क्वांटिटी सेल साइड। बाई साइड का एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 1000, 500, 550, 200, 2500, 1000, 5850। अभी क्वांटिटी है। प्राइस जो है 50.25, 50.15, 50.05, 50.49। क्वांटिटी फिर इसका है 50.35। प्राइस इसका है 200, 100, 500। टोटल हो गया, सेल साइड हो गया 8950 और इधर बाइंग साइड हो गया 85880। ये एक आर्टिफिशियल एग्जाम्पल बना दिया है, उसको देखो। अब तुम खाली लैंग्वेज में बोलो कि व्हाट इज बिड एंड व्हाट इज आस्क प्राइस। The bid is the buyer's price. It is the price that you need to know when you have to sell a stock. Bid is the rate or price at which there is a ready buyer for the stock which you intend to sell. The ask or offer price is what you need to know when you are buying. In example, that is the rate or price at which there is a seller ready to sell his stock. The seller will sell his stock if he gets the quoted ask price. If an investor looks at a computer screen for a quote on the stock of say XYZ Limited, it might look something like this. Here on the left side, after the bid quantity in the price, whereas on the right hand side, we find the ask quantity and prices. The best buy or bid order is the order which with the highest price and therefore sits on the first time of the bid side. The best sell or ask price order is the order with the lowest sell price, and the difference of the sell price and the difference of the sell price in the price of the best bid and ask is what is called as the bid ask spread, and often is an indicator of liquidity and in stock. The narrower the difference, the more liquid or highly traded is the stock. टेबल देख रहे हो ना? हाँ सर. उसमें कह रहा है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर द बिड माने बायर्स प्राइस, क्वांटिटी एंड प्राइस, whereas the right side hand we have find the ask quantity price माने ask price. The best by bid order is the order with the highest price and therefore sit on the first line of the bid side 1000 share at the rate of 50.25, and the best sell ask price order is the order with the lowest sell price 2000 shares at the rate of 50.35. The difference in the price of the bid price and ask is called the bid ask spread and often an indicator of liquidity in the stock. अभी दोनों प्राइस का जो अगर डेटा हमको देख रहे हैं और हम बायर सेलर हैं, बायर, तो दोनों का डेटा होगा, एक होगा का बिड प्राइस, एक होगा आस्क प्राइस। तो इसका नाम हो जाएगा बिड डैश आस्क स्प्रेड। दोनों का द बेस्ट बिड जो होगा सो एंड आस्क प्राइस, दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे
बीड डैश आस्क स्प्रेड, और ये इंडिकेटर है लिक्विडिटी इन ए स्टॉक। स्टॉक कितना लिक्विड होगा, तुरंत बिक जाएगा, ले लें या बिके नहीं। और द नैरोअर डिफरेंस द मोर लिक्विड एंड हाईली ट्रेडेड इन द स्टॉक। और दोनों में जो डिफरेंस है, नैरोअर है, डिफरेंस है, तो इसको कहा जाएगा मोर लिक्विड और हाईली ट्रेडेड इन स्टॉक। नीचे वाला जो टेबल है ना, उसको जरा पढ़ो, और उसमें दो चीज चुनता है। 100 वाला चुन रहा है 100 शेयर्स एट द रेट 50 से 25, ऊपर वाला जो है 100। तो इसको पढ़ो ना जाके। सर टेबल में ना, हाँ, टेबल ऐसे बोलो ना, हम सुन रहे हैं। देयर आर the 4। bid on the buy side, quantity 1000, price 50 rupees 25 paise, 500 quantity 500, price 50 rupees 10 paise, quantity 550, price 50 rupees 5 paise, quantity 2500, price 50 rupees, quantity 1300, price 49 rupees 85 paise, quantity 50.3, this is the ask or sell side, quantity 50.35, price 2000, quantity 50.40, price 1000, quantity 50.50, price 1500, quantity 50.55, price 3000, quantity 50.65, price 1450. So on the bid side, total is total quantity is 5850, and ask side total price is 8950. ओके, अब उसके नीचे वाला पढ़ो तो हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। Here on the left hand side, after the bid quantity and price, whereas on the right hand side we find ask quantity and prices. The best buy bid order is the order with the highest price and therefore sits on the first line of the bid side. In example, 1000 shares at rupees 50 25 paise. The best sell or ask order is the order with the lowest sell price. In example, 2000 shares at rupees 50.35. The difference in the price of the best bid and ask is called as the bid ask spread and often is an indicator of liquidity in a stock. The narrower the difference, the more liquid or highly traded is the stock. करेक्ट। तो बीड और आस्क जो है, वो दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होगा, हम लोग के इस टेबल में पहले ही डाल दिया है, पहला वाला कि 50.25 प्राइस होगा तो 100 बाई साइड में जाएगा। इधर देखो, क्वांटिटी है 50.35, तो 200 होगा। तो ये सब में तुलना करोगे तो सबसे बेस्ट सही है, तो इसको कहा जाएगा बेस्ट। तो बेस्ट बाई ऑर्डर, बेस्ट बाई ऑर्डर कि सेल और परचेज दोनों को कंपैरिजन किया, तो बेस्ट बाई ऑर्डर है द ऑर्डर विथ हाईएस्ट प्राइस and therefore sits on the first line of the bid side. The difference in the price of the best bid and ask, इसको दोनों का मिला के बोलेंगे bid ask spread, and often is an indicator of liquidity in the stock. ये दोनों को इसलिए जाना जाता है कि इससे पता चलेगा कि हमको जब बेचना होगा तुरंत बिकेगा कि नहीं। लिक्विडिटी इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जब चाहिए बेच दीजिए। जैसे मान लीजिए कि तुमको चौरंगी है ना कलकत्ता में, चौरंगी का नाम सुने हो कि नहीं? हाँ सर। वहां पर तुम्हारा एक मकान है और उसको बेचना चाहोगे तो तुरंत बिकेगा कि नहीं? क्योंकि वो एकदम ऐसे जगह पर है जहाँ की कोई भी व्यापारी उसको अपना ऑफिस बनाएगा तो उसको बहुत आसानी होगा। तो उसी तरह से किसी भी स्टॉक को जांचने के लिए उसका बिड प्राइस और आस्क प्राइस, ये दोनों जानना है। बिड प्राइस जो है और आस्क ऑफर, बिड और बायर्स प्राइस, ऑफर हो गया आस्क ऑफर प्राइस। तो ये दोनों प्राइस
को जांचने के बाद ही कोई स्टॉक लेने पर बहुत अच्छा होगा। और तब ये दोनों अगर जांचा हुआ रहेगा तो जब आप चाहिएगा तो उसको बेच सकते हैं। इसलिए कहता है, लास्ट लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि द बेस्ट बिड, मतलब सबसे अच्छा बिड कौन है, एंड आस्क दिस बेस्ट बिड एंड बेस्ट आस्क इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड, और even is an indicator of liquidity stock. The narrower the difference, the more liquid or highly traded in stock. तो अगर दोनों में डिफरेंस एकदम कम है, मतलब दोनों बराबर हो जाए तो बेहतर है। तो डिफरेंस बहुत कम है तो उस स्टॉक को क्या कहा जाएगा? हाईली लिक्विड। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है, व्हाट इज पोर्टफोलियो? A portfolio is a combination of different investment assets. A portfolio is a combination of different investment assets mixed and matched for the purpose of achieving an investor's goal. Hmm. A portfolio is a combination of different investment assets mixed किया हुआ है, and matched for the purpose of achieving an investor's goal. Items are considered a part of your portfolio, can include any asset of your own, from shares, debentures, bond, mutual fund, units item such as gold, art and real estate. ये सब जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा जोड़ के तुम्हारा पोर्टफोलियो बनेगा। और however, for most investors, a portfolio has come to signify the investors in financial instrument like shares, debentures, fixed deposits, mutual fund units. तो पोर्टफोलियो, जैसे कोई बोले व्हाट इज पोर्टफोलियो, तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है जो मिक्स्ड एंड मैच्ड फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इन्वेस्टर्स गोल। जैसा हमारा पर्पस होगा वैसा ही हम खरीदेंगे एसेट। अब कोई आदमी शेयर खरीदता है, कोई डिवेंचर खरीदता है, कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई म्यूचुअल फंड करता है, कोई आदमी सब काम करता है कि उसमें आधा करता है, तो ये आपका पोर्टफोलियो है। तो जैसे आप दिखाते हैं कि आपके पास जो है शेयर भी है, आपके पास डिवेंचर भी है, आपके पास फिक्स डिपॉजिट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, तब समझ जाइए कि वो बहुत ही रिच है, वो सक्सेसफुल है। आप बोलो, व्हाट इज पोर्टफोलियो? A portfolio is a combination of different investment assets mixed and matched for the purpose of achieving an investor's goal. Items that are considered a part of your portfolio can include any asset from you own, from shares, debentures, bonds, mutual fund units to items such as gold, art, and even real estate. However, for most investors, a portfolio has come to signify an investment in financial instruments like shares, debentures, fixed deposit, mutual fund units. तो व्हाट इज पोर्टफोलियो समझ गए? हाँ सर। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया एक चीज नहीं करके बहुत चीज करना। जैसे फ्लैट भी खरीद लिए, कार भी खरीद लिए, कुछ जमीन भी ले लिए, कुछ फार्म हाउस भी ले लिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ। या कोई आदमी है जो केवल गोल्ड ही खरीद कर रखे हुआ है, हालांकि आज उसके पास गोल्ड जो होगा वो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट किए, लैंड में इन्वेस्ट किए, शेयर में इन्वेस्ट किए, तो ये आपका हो गया डाइवर्सिफिकेशन, कि आप किसी एक चीज से नहीं जुड़े हुए हैं, आपका सब है। तो इसलिए देखिएगा कि कभी भी अंबानी जो है गरीब नहीं होगा, कुछ भी हो जाए वो अन्य लोगों से बेहतर रहेगा। कभी भी अडानी गरीब नहीं हुआ, क्योंकि
वो एक पोर्टफोलियो में अपना पैसा नहीं लगा रहा है, वो समुद्र के भीतर से तेल निकाल रहा है, वाईफाई जमीन के भीतर में पूरे इंडिया भर में भीतर घुसाया है क्या, जिससे कि हम लोग सब जगह वाईफाई आ रहा है, 5G आ रहा है, ये आ रहा है। हम्म और बहुत सारा स्टोर खोले हुआ है, अंबानी का या अडानी का स्टोर है, जहाँ के बड़ा बड़ा मॉल बना दिया है, ऐसा ऐसा मॉल बनाया है जो कि आपको वो अरबों रुपये का है। देश के भीतर बिजली उत्पादन में पैसा लगाया हुआ है, विदेश इससे से डाइवर्सिफाइड क्या है। तो डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज। अब आजकल देखो कि प्रचार में ज्यादातर सोना का प्रचार से ज्यादा प्रचार दिखा रहा है डायमंड का। हम्म डायमंड का प्रचार ज्यादा दिखा रहा है, या ये खरीदिए, ये कीजिए। और हम्म अमिताभ बच्चन को देखे हैं कि अपना सब रिलेटिव को डायमंड का बड़ा बड़ा सेट सब गिफ्ट कर रहा है। अब वो आम आदमी के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि एक वो डायमंड का छोटा सा कुछ चीज लेने जाओ तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मांगता है। तो उसका तो 20-20 लाख का डायमंड का सेट दे रहा है। कुछ को तो पूरा अपना कपड़ा में डायमंड का स्टड कराया हुआ है। तो ये हाँ सब जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि आप शेयर खरीद रहे हैं तो एक ही कंपनी का सब पैसा मत लगा दिए, मतलब डूब गया था वह डूबा। तो आप जैसे टेक्सटाइल मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं, ऑटो मोबाइल में लगाए हुए हैं, कार का शेयर दिए हुए हैं। अभी जो MRF टायर जो है, जो जिस पर ट्रक चलता है, वो उसका एक शेयर 1 लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपए एक शेयर है। तो जो खरीदे हुआ है, ये निश्चित है कि टायर का उपयोग होना ही होना है, चाहे उसका रूप बदल जाए। अब क्या हो गया है कि भीतर में पहले हम लोग के समय में था कार में कि चक्का है, उसके भीतर ट्यूब रहता था। अब क्या हो गया, ट्यूबलेस टायर है। हम्म ट्यूबलेस टायर का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है वो उसमें कुछ हवा भरने का अलग नहीं, उसी में भर दीजिए और बहुत मजबूती से चलता है। हम्म इस तरह का भी इन्वेंशन कर दिया है कि आप आपका ऑर्डर है, टच क्या पता है? फेसबुक फेसबुक मार्केट प्लेस से कुछ मंगाया है? है। आप कुछ मंगाए हैं, हमने मंगाया, मेरे तो आ ही नहीं। आप हमारी से समझ। तो डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ो तुम, इट इज ए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। It is a risk management technique that mixes a wide variety of investments within a portfolio. It is designed to minimize the impact of any one security on overall portfolio performance. Diversification is possibly the best way to reduce the risk in a portfolio. इसको एक्सप्लेन करो। Hmm. सर बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जो बेसिकली जो हमारे पोर्टफोलियो में इतने सारे जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को, जो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको मिक्स कर देगा। एंड जो तो अब हमारा वो पोर्टफोलियो है कि अगर कोई MRF का, जैसे अगर कोई हमने लिया है स्टॉक, तो उसका उस एक सिक्योरिटी का जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पर, उसको मिनिमाइज कर देता है, उसको सब घटा देता है वो, हम्म। जिससे बेसिकली पोर्टफोलियो में जो हमारा जो पोर्टफोलियो उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, एक लाइन जो लास्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण है कि डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबली द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रिस्क इन ए पोर्टफोलियो। हम्म इस लाइन को बोलो। Diversification is possibly the best way to reduce the risk in a portfolio. और डाइवर्सिफिकेशन मीन्स रिस्क मैनेजमेंट, हम्म है ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बस एडवांटेज तो क्लियर नजर आ रहा है, इससे फायदा होगा, लॉस होगा तो सब में लॉस नहीं होगा। अब इसका कह रहा है कि ए गुड इन्वेस्टमेंट portfolio is a mix of wide range of assets, wide range of asset class। मिक्स कीजिए, different securities perform differently at any point in time, so with a specific asset types your entire portfolio does not offer the impact of a decline of one security। एगो अगर सिक्योरिटी डाउन हो रहा है तो सब पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। There have been all sorts of academic studies and formulas that demonstrate why diversification is important, but it is really just the simple practice of not putting all eggs in one basket। एग जो रखा जाता है वो सब एक खाने में एक एग रहता है, अगर वो सड़ गया तो उसी पर असर होगा, अगल बगल वो लकड़ी लगा रहता है कागज, इसलिए कहता है नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। माने ये कहावत भी है और सच्चाई भी यही है कि अगर एक जगह सबको थैला में रख दो तो एक फूटेगा, दूसरा पर असर हो जाएगा या क्या। इसमें क्या है कि खराब होगा तो जो उसको छांट के हटा दे सकते हैं। तो जो शेयर हमारा है वो वैरायटी ऑफ डाइवर्सिफाइड शेयर है, डाइवर्सिफाइड शेयर है तो वो आसान है। तो नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इफ यू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस various types of assets and markets, you will reduce the risk of your entire portfolio getting affected by the adverse return of any single asset class। एक बार फिर पढ़ो इसको, what are the advantages of diversified portfolio। A good investment portfolio is at any point in time. So, with a mix of asset types, your entire portfolio does not suffer the impact of a decline of any one security. When your stocks go down, you may still have the stability of the bonds in your portfolio. There have been all sorts of academic studies and formulas that demonstrate why diversification is important. But it's really just a simple practice of not putting all your eggs in one basket. If you spread your investments across various types of assets and markets, you'll reduce the risk of your entire portfolio getting affected by the adverse returns of any one single asset class. Okay, that's all। कल कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कल नहीं सर। शाम में दिवाली तुम लोग कब है? सर हम लोग निकलेंगे 6 बजे। अच्छा ठीक, अब इसको फिर से एक बार पढ़ लेना। हाँ सर। ओके।